जय हिंद। एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में जनरेटर के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको एक से एक यूनिक टॉपिक, यूनिक ट्रिक, न्यू तरीका आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले लास्ट पे थोड़ा एक बार मोमेंट कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमारा जो था जनरेटर का था, जिसमें हमने आपको समझाया था कि एक्सरे जनरेटर वह डिवाइस होता है जो एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर ना होता है मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है 3 फेज का जनरेटर ज़्यादा यूज किया जाता है कॉमन तरीके से, जिसकी कैपेसिटी 203 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक होती है। यह एक्सरे ट्यूब की उसकी कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट बताया था कि जो आपका एक्सरे जनरेटर का काम होता है, एक्सरे जनरेटर का काम किस कारणों से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट था इसका आपका एक्सरे जनरेटर का काम ट्यूब में जो ट्यूब के कैथोड में जो स्थित फिलामेंट होता है उसे गर्म करने के लिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो। सेकंड पॉइंट था इसका कि कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाने के लिए इस प्रत्येक कार्य के करने के लिए जनरेटर में फिलामेंट और हाई वोल्टेज सर्किट उपस्थित रहता है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो फिलामेंट होता है, एक फिलामेंट के साथ साथ टंगस्टन आप बार बार सुनोगे। जो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 74। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 74। तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से बन गया कि टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है 74 होता है। और जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि जो आपकी बुक या गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें बताएगी। जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे को आपको 3422 डिग्री सेल्सियस बताएगा। अगर आप कहीं किसी बुक में सर्च करते हैं तो बुक में बताएगा आपको 3327 डिग्री, और कहीं कहीं बताएगा आपको 3410 डिग्री, कहीं कहीं बताएगा 3227 डिग्री। अब कई लड़कों में ये या कई जो स्टूडेंट होते हैं उनमें ये डाउट होता है कि इनमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ये सारे ही अगर एक ओम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में करंटली अगर 2022 की बात करें या 2021 की बात करें तो उसमें जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो हमारा सेल्सियस चलता है आपका 3410 डिग्री टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पावर होता है, और उसका एटॉमिक नंबर आपका 74 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप किसी जब कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जहाँ से आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि 3327 डिग्री, या वहाँ पे ये भी बताया जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये पॉइंट हो सकता है 3422 डिग्री भी हो सकता है और 3410 डिग्री होता है। लेकिन हम अधिकतर बात करते हैं जो आज के टाइम में 3410 डिग्री, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर टंगस्टन का 74। ये हो गया एक टॉपिक। इस सेकंड पॉइंट में बात करें हम इन ऑर्डर्स, इसके बारे में क्या बताए थे। जैसे नेक्स्ट में अभी आपको सेलेक्ट कर ही दिया है कि जो कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जाने के लिए इस प्रत्येक कार्य को करने के लिए जनरेटर में क्या होता है फिलामेंट और हाई वोल्टेज सर्किट उपस्थित रहते हैं। तीसरा पॉइंट था कि थर्ड पॉइंट क्या था, जो आपका जो सर्किट एक्सरे एक्सपोजर में लेंथ की निर्धारित करता है। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट था आपका ट्रांसफॉर्मर, दूसरा पॉइंट था डायोड, तीसरा था ट्राइओड, चौथा था इलेक्ट्रिक फायर, पांचवा था ऑटो ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट पॉइंट बताया था हमने, नेक्स्ट पॉइंट में था ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो वर्क था वो क्या था, आपको एक्सरे जनरेटर के जो आपके कंपार्टमेंट होते हैं उसे क्या करा जाता है 2 कंपार्टमेंट में उसे डिवाइडेड कर दिया जाता है। जो यानी कि एक्सरे जनरेटर के जो यात्रिकी कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें यांत्रिकी, ओके, यांत्रिकी के अनुसार क्या होता है इसे 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है कंट्रोल पैनल, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर असेंबली। उसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल क्या होता है, एक्सरे ट्यूब जनरेटर इज इंपॉर्टेंट पार्ट बाय दिस केवीपी MAS सेट अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता है जो आपका कंट्रोल पैनल का काम, यह क्या करता है एक्सरे ट्यूब जनरेटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा पेशेंट की थिकनेस के अनुसार केवीपी MS सेट किए जाते हैं। अब जो हमारी स्लाइड होने वाली है, मेन पॉइंट आने वाला है, उसके बाद का हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपके सामने दिखेगा। द फ्लोइंग बटन्स आर फाउंड इन द कंट्रोल पैनल। मतलब कि जो आपका कंट्रोल पैनल है, ये जैसे एक कंट्रोल पैनल है, जो नेक्स्ट स्लाइड में एक कंट्रोल पैनल जो है उसके ऊपर एक डीपली स्लाइड ला के आपके सामने बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपको एक एक पार्ट के एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे कि कौन सा बटन किस काम आता है, आपको एक्सपोजर किस टाइप करना चाहिए। अभी आपको इमेज में शो करते रहें।
जैसे कि सपोज ये सारे बटन हैं, यहाँ पे आपको बताया गया द फ्लोइंग बटन्स आर फाउंड इन द कंट्रोल पैनल। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कंट्रोल पैनल में, जैसे हम कंट्रोल पैनल के जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो बटन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जैसे कि कंट्रोल पैनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्सपोजर करने के लिए, स्टैंड बाय करने के लिए बटन है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे एक APR लिखा होता है। ये मैं बात करने जा रहा हूँ 800, जो आज के टाइम में डिजिटल DDR आ रही है। DDR मतलब क्या होता है, DDR का मतलब है आपका डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी, DDR का मतलब है, ओके। तो यहाँ पे APR होता है, इसके नीचे सीक्वेंस वाइज सेट होता है, ऊपर आपका साइज सेट होता है। जैसे लिखा होगा आपका डबल लार्ज लिखा होगा, फिर लार्ज लिखा होगा, फिर आपका मीडियम स्मॉल लिखा होगा, XL लिखा होगा, XL लिखा होगा, फिर लार्ज लिखा होगा, फिर स्मॉल लिखा होगा। इसके नीचे आपके KVP होते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, सर्वाइकल, आपका लंबर स्पाइन, उसके नीचे सेट होता है अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक डिजाइन का एक प्रोसीजर होता है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 बटन होते हैं, जैसे एक ऑन एंड ऑफ का होता है, यहाँ पे ऑन का होता है और यहाँ पे ऑफ का होता है। इसके नीचे आप देखेंगे एक बटन होता है, यहाँ पे होता है KVP, और इसके नीचे देखेंगे MS। हमेशा याद रखना एक पॉइंट होता है, जब भी आपका कोई कंट्रोल पैनल में, जब भी आप देखेंगे कोई सा भी आखिर कंट्रोल पैनल हो, उसमें जो KVP होता है वो ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है और MS हमेशा नीचे के अकॉर्डिंग होता है। इसे सेट करके आपको KVP MS पेशेंट की थिकनेस के अनुसार सेट करना होता है। और यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे ऑन एंड ऑफ का होता है और यहाँ पे एक्सपोजर। तो अब इसके बाद क्या है समझाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको किसी पेशेंट का, ये तो आपका सीक्वेंस था, जो KVP होता है, KVP आपका ये है और MS ये है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसमें डीपली समझाता हूँ, अभी टॉपिक पे आते हैं। ये आपका एक्सपोजर था। फर्स्ट पॉइंट था हमारा KVP का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रीडिंग पिक किलोवोल्ट। अगर हम इसे एक बात करें, किलो जो KVP का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका किलो, इसका होता है वोल्टेज पिक। KVP का मतलब होता है किलो वोल्टेज पिक। MS का मतलब होता है मिली एम्पेयर सेकेंड। MS का क्या मतलब होता है, मिली एम्पेयर सेकेंड। ये 2 वर्ड से बना है, मतलब कि एक सेकेंड एंड मिली एम्पेयर एंड सेकेंड, इन प्लस करके MS का निर्माण हुआ है। तीसरा है ऑन एंड ऑफ। जो आपका कंट्रोल पैनल अभी लास्ट टाइम बनाया था उसमें ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है, ऑफ आपका हमेशा राइट साइड होगा और ऑन आपका उसके जस्ट बगल में होगा और उसके बगल में एक होगी। जब तक अगर मशीन वर्किंग नहीं है तो आपका ये आपका रेड बताएगा, जैसे ही मशीन वर्किंग में आ जाएगी तो आपका ब्लू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है स्टैंड बाय। जैसे कि नीचे कोई बटन होता है तो यहाँ पे स्टैंड बाय एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर करने से पहले हमें स्टैंड बाय करना होता है, जिसकी आपकी अगर हम बात करें स्टैंड बाय, वो आपका 3 से 7 सेकेंड तक इतनी ही देर के लिए किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप किसी का एक्सरे करने जा रहे हैं तो थोड़ी देर क्लिक करके 2 से 5 सेकेंड के अंदर एक्सपोजर कर देते हैं। पाँचवा होता है एक्सरे। जो एक्सरे एक्सपोजर होता है उसे एक्सरे एक्सपोजर स्टैंड बाय करके सेकेंड पॉइंट कर देते हैं। फिर आपका होता है वोल्टेज कंट्रोल बटन। ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम होता है किसी भी कंट्रोल पैनल में, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर। KVP का मतलब है किलो वोल्टेज पिक। दूसरा है MS मिली एम्पेयर सेकेंड। तीसरा है ऑन एंड ऑफ, जो मशीन को ऑन एंड ऑफ करते हैं। चौथा है आपका स्टैंड बाई। पाँचवा है आपका एक्सरे एक्सपोजर। छठा है आपका वोल्टेज कंट्रोल पैनल। एक मिनट बस। अच्छा, इसके बाद आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने ये बताया था कि जो आपका KVP का मतलब है, इसके आगे की स्लाइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि किलो वोल्टेज का मतलब क्या है, मिली एम्पेयर का मतलब क्या है, ऑन एंड ऑफ और एक्सरे एक्सपोजर। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है स्टैंड बाय, जो रेडियस बटन होता है, इसके बारे में, जो रेडियस का बटन होता है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी स्टैंड बाई रेडियस बटन। जो हम अगर स्टैंड बाई करके हम कंट्रोल पैनल को रेडी करते हैं तो उस बटन के लिए क्या करना होता है और कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसकी हिंदी में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर देंगे। द स्टैंड बाई बटन रेडियस the X-ray tube for X-ray exposure. On pressing this button, the filament located in the cathode of the tube starts heating and the rotation of the anode starts. It makes the electrons move. It move the moving grid 1 centimeter from 3 centimeter starts to move back and forth. Only after pressing this button, press this X-ray exposure button located below it, from which X-ray photons exit the
एक्सरे ट्यूब फॉर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। अगर हम इसे एक शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, जब कोई भी, जैसे कि क्या होता है, एक्सरे ट्यूब को एक्सरे ट्यूब का एक्सरे एक्सपोजर के लिए स्टैंड बाई और बटन को, जो स्टैंड बाई जैसे कि अगर बताया था ये आपका जो एक्सपोजर है, तो एक्सरे ट्यूब को रेडी करने के लिए होता है एक्सरे ट्यूब, जो एक्सरे ट्यूब होती है एक्सरे ट्यूब को एक्सरे एक्सपोजर के लिए स्टैंड बाई होता है उसे बटन रेडिस करते हैं। इस बटन को दबाने पर ट्यूब के कैथोड में जो स्थित फिलामेंट हीट होने लगते हैं और एनोड का रोटेशन शुरू हो जाता है। अर्थात यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशील करता है। और यह बटन दबाने पर जो मूविंग रीड होती है, मूविंग रीड 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर क्या होती है, 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक आगे पीछे होती है। और इसके बाद क्या होता है, बटन को दबाने के बाद ही इसके नीचे जो स्थित एक्सरे एक्सपोजर बटन दबाते हैं, जिससे एक्सरे फोटोन और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए एक्सरे ट्यूब को बाहर निकलते हैं। ठीक है, शायद ये अभी क्लियर नहीं हुआ हो, एक बार और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंग्लिश तो आपके सामने लिखी हुई है, इसे नोट्स को कैचअप कर लेना, नोट्स बना लेना। इसे मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको और भी ईजी हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, एक्सरे ट्यूब को एक्सरे एक्सपोजर के लिए स्टैंड बाई की बटन रेडिस करते हैं। इस बटन को दबाने पर क्या होता है, ट्यूब के कैथोड में जो स्थित फिलामेंट होने लगते हैं और एनोड का रोटेशन शुरू हो जाता है। अर्थात यह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की गतिशील जो होती है, यह बटन दबाने पर जो मूविंग रीड होती है, मतलब कि क्या है, जब हम बटन दबाते हैं जो यहाँ पे मूविंग रीड है, ये क्या होती है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक आगे पीछे मूव होने लगती है। इस बटन को दबाने के बाद ही इसके नीचे जो जो एक्सपोजर होता है, बटन दबाते हैं जब, जैसे ये है तो यहाँ पे स्टैंड बाई करें तो उसे हम एक्सपोजर दबाते हैं, जिससे क्या होता है एक्सरे फोटोन्स रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ तक तो हम बता रहे थे। इसमें जो आपका पॉइंट था ये बताई थी, केवीपी, एमएस, ये सब बता दिया आपको। एक चीज़ यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सबसे हिट बात, अपर लिम या लोअर लिम, इन दोनों में से अगर किसी का एक्सरे कर रहे हो तो उसमें अगर आप, क्योंकि आज के टाइम में जो चल रही है 800 mA की मशीन ज़्यादा यूज होती है हर जगह, कहीं कहीं होती है बस 300 mA की मशीन तो आजकल सारी हटी गई है, या तो 500 चल रही है या 800। और क्या हो रहा है कि इसमें जो आपका ये जो 100 mA की मशीन है, ये सारी मशीनें आज के टाइम में हटाई जा चुकी है। तो ये 800 की मशीन पे अगर कोई वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें जो केवीपी होगी, केवीपी की जो सेट होगा हमेशा वो याद रखना, आधे से ज़्यादा कर सकते हैं 52, अगर हम बात करिए 52 80 तक पूरी केवीपी में कम से कम 60 या 70% एक्सरे फिनिश हो जाते हैं केवीपी सेट करने से। इसके बीच में कुछ भी आप केवीपी सेट कर दोगे। इसके बाद जो हम बात करें सेकंड पॉइंट, जो MAS होता है, इसे आप 6 to 50 तक इसमें कम से कम 60 to 70% एक्सरे इसमें हो जाते हैं। तो कोशिश ये होती है, एक्सपोजर का जब आएगा तो मैं डीपली उसे समझाऊंगा जब आपका पोजीशनिंग आएगी। पोजीशनिंग तो इस चैनल पे एक एक टॉपिक के बारे में आएगी जो आपने टॉपिक आज तक कवर नहीं करे होंगे कहीं क्लास में या किसी भी, जब आप रेडियोलॉजी का कोर्स करे होंगे, उसे भी एक डीपली तरीके से एनाटॉमी के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन इस वीडियो में आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। ठीक है, उसके लिए बहुत जल्द आने वाली वीडियो, वो आपकी बहुत जल्द आएगी। पहले ये बेसिक नॉलेज कंप्लीट करवाने के बाद डिप पे आ जाएंगे हम, एक्सप्लेन आपके सामने करते रहेंगे। बस अपना प्यार इसी तरह हमारी वीडियो पे देते रहना। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्टैंड बाई का यूज़, हमने बता दिया स्टैंड बाई क्या होता है। उसके बाद हमारी बात थी ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है। आपके सामने ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर का एक सबसे बात करें हम, दिस इज द डिवाइस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वोल्टेज टू द सर्किट लोकेटेड इन द ट्यूब और जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट टू DC change in current. Transformer assembly is a grounded metal box in which PEP oil is filled. Low voltage circuit for filament circuit and high voltage transformer and rectifier are used for high voltage circuit. इसे एक ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? यह वह इक्विपमेंट है, अगर हम बात करें यह क्या होता है, ये या इक्विपमेंट बोले या डिवाइस बोले, दोनों ही अगर हम बात करें
कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर है यह एक ऐसा डिवाइस है जो ट्यूब में स्थित या जनरेटर में स्थित सर्किट को वोल्टेज घटाता है या बढ़ाता है। सबसे पहले पॉइंट आ गया, अगर किसी ने पूछा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, दिस इज द डिवाइड विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वोल्टेज टू द सर्किट लोकेटेड इन द ट्यूब ऑफ जनरेटर ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी चेंज इन द करंट ट्रांसफॉर्मर असेंबली इज अ ग्राउंड मेटल बॉक्स इन विच पेप ऑयल इज फाइड। यहाँ तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने पूछा कि आपका जो मतलब कि क्या है ट्रांसफॉर्मर, तो आपको बस यहीं तक बोलना है, ये जो आपका है ये डीसी तक, ठीक है, डीसी है। तो इसका मतलब क्या था आपका, ट्रांसफॉर्मर क्या है, यह जो एक ऐसा डिवाइस है जो ट्यूब में स्थित या जनरेटर में स्थित सर्किट के वोल्टेज घटाता है या बढ़ाता है। ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मर असेंबली ग्राउंड मेटल बॉक्स होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, असेंबली ग्राउंड क्या होता है, एक मेटल बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है, पेप ऑयल भरा रहता है, जिसमें क्या होता है, पेप ऑयल भरा रहता है। अब कुछ डाउट ये होगा कि पेप ऑयल होता क्या है, पेप ऑयल होता क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जब इसकी हम 3 फेज़ 1 फेज़ 6 फेज़ या 12 फेज़ की जब हम जनरेटर के डीपली वीडियो समझाएंगे उसमें ये सब आपको इमेज के साथ शो हो जाएगी। आने वाले टाइम में हम हिट बता दे रहे हैं, आपको टॉपिक तो होंगे, साथ में उसके इमेज के साथ भी आपके सामने नोट्स क्लियर होंगे, ठीक। प्लान बहुत सारा है, बहुत सारी वीडियो हम कवर करवाएंगे यूट्यूब पे। आई थिंक आधे से ज़्यादा इसमें पॉइंट हम कवर करवा देंगे। जैसे हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी वर्किंग कर रहे हैं, आप फील्ड में हैं, एक्सरे में है, सिटी में है, हमारे में कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं, आपको बहुत सारी हिट वीडियो इससे मिलने वाली है, जिससे कि क्या हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, लो वोल्टेज सर्किट फॉर फिलामेंट सर्किट एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर आर यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज सर्किट। इसमें क्या होता है, फिलामेंट सर्किट के लिए लो वोल्टेज सर्किट और हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के लिए रेक्टिफायर यूज हाई वोल्टेज सर्किट के लिए होता है, ठीक है। आगे क्लियर, आई होप क्लियर हो। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम आपको। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्यूब में स्थित या जनरेटर में स्थित सर्किट को वोल्टेज घटाता है या बढ़ाता है, डिक्रीजेज करता है, इंक्रीजेज करता है। ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मर असेंबली ग्राउंड जो ग्राउंडेड होता है, मेटल बॉक्स होता है जिसमें पेप ऑयल भरा होता है। इसमें फिलामेंट सर्किट के लो वोल्टेज सर्किट और हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर का यूज हाई वोल्टेज सर्किट के लिए किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, there are two coils in the transformer which are wrapped around the closed core. The core is in the rectangle step. मतलब कि क्या है, ट्रांसफॉर्मर में 2 कोयल होती है जो क्लोज्ड कोर के चारों ओर लिपटे रहते हैं। ये कोर रेक्टेंगल स्टेप से होते हैं, ओके। फर्स्ट है आपका कौन सी 2 होती है, यहाँ पे 2 हमने बात करी, तो पहला है प्राइमरी कोयल, दूसरा है सेकेंडरी कोयल, ओके। पहला है आपका क्या, प्राइमरी कोयल, दूसरा है सेकेंडरी कोयल। अब प्राइमरी कोयल की बात करें, द सर्किट विच इज मेड अप ऑफ फर्स्ट कोयल दैट्स द सोर्सेस ऑफ द एनर्जी बीइंग रिसीव्ड इज कॉल्ड प्राइमरी कोयल। मतलब कि क्या होता है, जो सर्किट फर्स्ट कोयल से बना होता है, अर्थात जो प्राप्त हो रही एनर्जी का स्रोत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कोयल। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि सेकेंडरी कोयल क्या होता है, द सर्किट विच इज मेड up of second coil that's which is connected to the changing electronic energy is called secondary coil of secondary circuit। क्या होता है, जो सर्किट सेकंड कोयल से बना होता है, अर्थात जो परिवर्तित हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी से जुड़ा होता है, उसे हम सेकेंडरी कोयल या सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो ये था एक टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी में ही कंटिन्यू है उसका सेकंड पार्ट, जो हम यहाँ पे समझा रहे थे कि सेकेंडरी कोयल का आपका जो टॉपिक था, इसी का जो सेकंड पार्ट है जो कंटिन्यू है आगे की स्लाइड में, वह आपका when circuit is affected by the primary coil it generates a completely magnetic field. This magnetic field passes current to the secondary coil. Current flows in the second coil only when alternating current is used in a magnetic field transformer because it shows a difference in voltage। क्या होता है कि जब आप समझेंगे, जब क्या होता है,
कि जब करंट प्राइमरी कोइल से प्रभावित होता है तो तब पूर्ण रूप से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेकेंडरी कोइल में करंट पास करता है, जिससे कि क्या होता है सेकेंडरी को जो इसके एक बार नेक्स्ट में आते हैं हम, नेक्स्ट में आपके सामने इमेज है, तो यहाँ से इमेज से भी आपको क्लियर करते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या होता है जब करंट प्राइमरी कोइल से प्रभावित होकर गुजरता है तो पूर्ण रूप से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कोइल में करंट पास करता है। सेकेंडरी कोइल में करंट तभी फ्लो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर में अल्टरनेटिंग करंट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है, वोल्टेज की भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, वोल्टेज की डिफरेंस को वो पूरा का पूरा शो करता है। आई होप यू आर क्लियर। प्राइमरी कोइल दो पार्ट है ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी कोइल, सेकेंडरी कोइल। प्राइमरी कोइल आपको बता ही दिया हमने, प्राइमरी कोइल जो सर्किट फर्स्ट कोइल से बना होता है अर्थात जो प्राप्त हो रही एनर्जी का स्रोत है उसे हम प्राइमरी कोइल कहते हैं। और सेकेंड कोइल क्या आपका, जो सर्किट सेकेंड कोइल से बना हुआ है उसे जो परिवर्तित हो रही इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी कोइल या सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। जब करंट प्राइमरी कोइल से, जैसे कि हम बात करें, जब करंट प्राइमरी कोइल से प्रभावित होता है तो पूर्ण रूप से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेकेंडरी कोइल में करंट को पास करता है, और सेकेंडरी कोइल में करंट तभी फ्लो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट, जो सेकेंडरी के तभी फ्लो होता है जब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर वो, और अल्टरनेटिंग करंट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वोल्टेज की भिन्नता को दर्शाता है। एक आपके सामने इमेज आ रही है, पहला है आपका यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे कोइल 1, कोइल 2, आयरन कोर, लोड, फ्लक्स, L1, V1, N1, N2, V2, I2। ये आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसे भी आगे में एक इमेज में इसका हमने एक डिप आगे स्लाइड बनाई हुई है, वो भी आपके सामने शो करता है। उस स्लाइड में आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें, जैसे कि जब हमने पॉइंट समझाया, जब आपके सामने बताया प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, कोइल 1, कोइल बी। यहाँ पे देखेंगे कुछ टॉपिक है जैसे कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक आपका पॉइंट है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि द वोल्टेज इन बोथ द सर्किट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोइल्स रैप्ड ऑन बोथ साइड्स। मतलब कि क्या है, दोनों सर्किट में वोल्टेज दोनों तरफ लिपटी हुई कोइल की संख्या के बराबर होता है। जैसे NP, ये जैसे इसमें थोड़ा डाउट है, ये आपको जो डाउट है, ये आपका मतलब है NP बटे NS और इक्वल VP बटे VS, ये आपका ऐसे है। तो जो ये NP का मतलब है, NP का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी कोइल, NS का मतलब जो होता है जो नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कोइल, VP का मतलब होता है आपका वोल्टेज इन प्राइमरी कोइल, और VS का मतलब होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी कोइल। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में आपका सेकंड पॉइंट भी इसी तरह है, VP एंड IP इक्वल VS IS। इसका मतलब क्या होता है, VP का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कोइल, CP का मतलब आपका इसके बाद है जो CP का करंट इन प्राइमरी कोइल, VS का वोल्टेज इन सेकेंडरी कोइल, I इसका करंट इन सेकेंडरी कोइल। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहले एक बार टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, शायद लंबी जाएगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली टॉपिक में टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, और उसके बाद उसका फिलामेंट सर्किट का यूज है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का है, और उसके बाद उसके कुछ ऑयल होंगे, जो उसके बाद आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक पॉइंट में ख़त्म करने की कोशिश कर दूँ। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लियर हुई हो। जो भाई नोट्स बनाना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट है जनरेटर, उसके टाइप्स हैं, कंटिन्यू है, क्या क्या यूज होते हैं, स्टैंड बाई है, ट्रांसफॉर्मर है, उसके पार्ट हैं, इमेज है, लो ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, और जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसके फिलामेंट सर्किट का यूज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का, और उसके कुछ 1-2 पॉइंट और आएंगे। ये आपकी वीडियो एक टॉपिक में ख़त्म हो जाएगी, और हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो शुरुआत करेंगे, अभी आपकी 7-8 वीडियो और बेसिक नॉलेज के ऊपर आएगी। उसके बाद आपकी डिप वीडियो स्लाइड थ्रू आना स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइड के थ्रू आना वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको मज़ा आएगा इमेज के साथ आपको समझने में। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इसी तरह लाइक और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।